एक नई नवेली दुल्हन के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ थी कि उसका हस्बैंड सरहद पर है। फौजी की बीवी रो नहीं सकती, मैं किसी के सामने नहीं रोई, लेकिन रात में जब सब सो जाते थे मैं अक्सर रोती थी, जब मैं सोचती थी कि मेरा हस्बैंड भी वहीं है। सौरभ कालिया और उनके 5 साथियों की बॉडी हमारे देश को लौटाई गई थी। किस तरीके से उनको टॉर्चर करके मारा गया, एक एक अंग काट के फिर मारा गया। That was very difficult जब मैं सोचती थी कि मेरा हस्बैंड भी वहीं है। नमस्कार, कारगिल युद्ध की कहानी एक योद्धा की जुबानी में एक बार फिर हाजिर हूँ। मैं अनूप कुमार मिश्र। आज हम एक ऐसे योद्धा की बात कर रहे हैं जो सरहद पर तो नहीं पर अपने घर में एक नया मोर्चा संभाले हुए हैं। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ कैप्टन अखिलेश सक्सेना की पत्नी शिखा सक्सेना। वो एक ऐसी पत्नी हैं जिन्होंने कारगिल युद्ध के दौरान अपने परिवार की तो जिम्मेदारी संभाली, साथ ही उन सभी परिवारों की जिम्मेदारी संभाली जो सरहद पर लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने अपने दिल की बात एक पुस्तक में लिखी है जिसका नाम है नेशन फर्स्ट। इस नेशन फर्स्ट में उनने हर उस पल का जिक्र किया है जो कारगिल युद्ध के दौरान उन्होंने जिया है। आइए इस किताब में क्या क्या है उसके बारे में बात करते हैं शिखा सक्सेना से। शिखा सक्सेना, आपका हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। सिविल बैकग्राउंड से आई थी, डॉक्टर्स हैं मेरे दोनों पेरेंट्स, उनकी बेटी हूँ। मेरा कोई भी रिश्तेदार दूर दूर तक भी फ़ौज में नहीं था। ये पहला रिश्तेदार था जो फ़ौज में था। ज़िद अपनी थी कि मुझे फ़ौजी से शादी करनी है, क्योंकि वो फ़ौज की तरफ जुड़ने का जो जज्बा था वो मेरे अंदर बहुत गहरा था। आईटी बैकग्राउंड से होने के बाद भी मैं फ़ौज में जाना चाहती थी और ये बहुत सीधा रास्ता था कि वहाँ किसी अफसर से शादी करूँ और उनके साथ रहूँ। हाँ, परिवार में मंशा नहीं थी उनको। आज भी जो सिविल सोसाइटी हैं उनको अपनी बेटियाँ देते हुए डर लगता है कि किस तरह से ज़िंदगी निकलेगी, क्या होगा, कुछ नहीं पता होता। पता मुझे भी नहीं था, बस चाम ही था। जब अंदर आई तब पता चला कि यहाँ का एनवायरनमेंट कितना अलग है। देशभक्ति से भरा हुआ वो पूरा वातावरण होता है, वो ऑरा ही डिफरेंट होता है जब आप कैंट में रहते हो। रोज़ सुबह फौजी दौड़ते हुए निकलते हैं और उनकी बूट्स की आवाज़ आपको जगाती है सुबह 4:30 बजे, और आपका हस्बैंड आपको सोए हुआ छोड़ के निकल जाता है उनके साथ दौड़ने के लिए। वो इतना बड़ा ऑरा था कि किस तरह मेरी आत्मा खुद फ़ौज में कन्वर्ट हो गई और मैं फ़ौजी बन गई, मुझे पता ही नहीं चला। जिस भक्ति से, जिस भावना से ये फ़ौजी अपने देश के लिए जान न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं, वैसे ही इनके परिवार हो जाते हैं। हमें मालूम होता है कि ये आगे बढ़ रहे हैं, देश जान का खतरा है। मैं विधवा हो सकती हूँ, कोई माँ अपना बेटा खो सकती है, लेकिन फिर भी हम एक ढाल बन के खड़े रहते हैं इनके बीच में और परिवार और समाज के बीच में। कैसा होता है वो, कैसे कर पाते हैं? हम एक दूसरे के सहारे चलते हैं। जैसे कोई लेडी फ़ौज में शादी करती है तो वो एक एसोसिएशन है, आर्मी वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन, हम उसका एक मेंबर बन जाते हैं और एक दूसरे को संभालते हुए आगे बढ़ते हैं। फ़ौजियों को कितनी बार पता भी नहीं होता कि हम पीछे परिस्थितियों को कैसे संभाल रहे हैं। ये एक फ़ौज का बहुत बड़ा सपोर्ट है और बहुत बड़ी, जिसको आप कहेंगे कि ढाल है, जो अपने अंदर सब कुछ समेट लेता है। और जो फ़ौजी सरहद पे होता है उन्हें कुछ पता नहीं चलता। हमारे जो हस्बैंड हैं या बेटे हैं वो हमारे एक वेपन्स के साथ रहते हैं, तो हमें इस चीज़ का भी डर होता है कि कहीं उनका मनोस्थिति अगर कमज़ोर पड़ी तो क्या हाल होगा। अगर वो दुश्मन के सामने देश को छोड़कर परिवार के बारे में सोचेंगे तो कैसे चलेगा। तो वही हमारी भी दशा हो जाती है। हम भी देश के बारे में पहले सोचते हैं, परिवार के बारे में बाद में। परिवार की जिम्मेदारी मेरी, जिस टुकड़े को वो लीड कर रहे हैं उनके परिवार की भी जिम्मेदारी मेरी। ये एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ का फ़र्ज़ होता है।
और हम वो अदा करते हैं। पहला झटका मुझे जब लगा, इन्होंने बताया नहीं था कि ये कारगिल युद्ध पे जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि एक ट्रेनिंग पे जा रहा हूँ और मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊँगा 10-15 दिन के लिए। हमें मालूम था, क्योंकि हमारा जो नेटवर्क है बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेडीज़ का नेटवर्क वैसे भी आपको मालूम है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो मुझे मालूम था कि ये जा रहे हैं आगे, लेकिन मैं उनको ये जता नहीं सकती थी कि मुझे पता है, क्योंकि उनका मनोस्थिति मैं मजबूत बनाना चाहती थी, कमज़ोर नहीं बनाना चाहती थी। 2 महीने पहले शादी होने के बाद उनका जाना, मैं समझ सकती हूँ कि वो भी असमंजस में होंगे कि इसके साथ क्या होगा, कैसे रहेगी अगर मैं नहीं लौटा तो। और वही मनोस्थिति मेरी भी थी कि अगर ये नहीं लौटे तो मेरा क्या होगा। समाज बहुत डिफरेंट था। आज 25 साल बाद हम बहुत ही ब्रॉड माइंड से सोचते हैं, लेकिन पहले बड़े कंजर्वेटिव सोसाइटीज़ होती थी। एक नई नवीली दुल्हन के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ थी कि उसका हस्बैंड सरहद पर है। जब पहला शॉक लगा था वो था 10th ऑफ जून। 9th जून को सौरभ कालिया और उनके 5 साथियों की बॉडी हमारे देश को लौटाई गई थी, जो कि 14 मई को कैप्चर हुए थे। और 10th जून को उसकी बड़ी बड़ी हेडलाइंस न्यूज़पेपर में थी। उस हेडलाइंस को पढ़ने के बाद मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और मेरी आँखों से वो धाराएं बही थी। किस तरीके से उनको टॉर्चर करके मारा गया, एक एक अंग काट के फिर मारा गया। दैट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट। जब मैं सोचती थी कि मेरा हस्बैंड भी वहीं है, ये मेरी रूह को हिलाने वाली चीज़ थी। लेकिन जब मुझे पता चला, वो हेडलाइन सभी ने पढ़ी, मेरी माँ ने भी पढ़ी होंगी। उसी समय मेरी माँ को स्ट्रोक लगा और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। तब मेरी समझ में आया कि मेरा रोल क्या है। सिर्फ मैं पत्नी नहीं थी उस समय, मैं एक बेटी भी थी, एक बहू भी थी। मुझे हर एक मोर्चे को संभालना था और ये चीज़ ध्यान रखनी थी कि यहाँ जो कुछ हो रहा है वो मेरे हस्बैंड तक नहीं पहुँचना चाहिए, क्योंकि वो जहाँ लड़ रहा है उसको दूसरा मौका नहीं मिलेगा। दिल में किसी तरह से अपने अंदर से वो एहसास जगाया कि कुछ नहीं होगा, सब कुछ सही होगा। अपने अंदर की पॉजिटिविटी, अपने अंदर का साहस कहीं से जुटा के लेके आई थी मैं। और साथ दिया था मेरी आर्मी, जो साथ में लेडीज़ थी, उन लोगों ने दिखाया कि किस तरह से खड़ा रहना है आपको। और मैं खड़ी रही, मैं किसी के सामने नहीं रोई। लेकिन रात में जब सब सो जाते थे, मैं अक्सर रोती थी, सोचती थी कि कैसे आएगा। अब ऐसी स्थिति में आप ऐसे लोगों को देखते हो, ऐसी चीज़ों को देखते हो। जब आप हेल्पलेस होते हो तो आप अपनी श्रद्धा को देखते हो, अपनी पूजा को देखते हो। कहीं से बस पॉजिटिविटी बनाए रखना है कि कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा, वो वापस आएगा। इस ही धारणा से, इसी प्रेरणा से, इसी प्रार्थना से हर रोज़, हर पल, हर रात गुजरती थी। और किसी तरह ये इतनी गंदी और क्रूअल लड़ाई बंद हो जाए, ये प्रार्थना मैं करती थी। मेरे जवानों की बॉडीज़ देहरादून में थी, मैं लौटती थी। मेरा फ़र्ज़ बनता था जो जवानों की वाइफ्स हैं मैं उनसे मिलूं जाके। जब मैं उनसे मिलती थी, उन्हें गले लगाती थी, मैं खुद रोने लगती थी। एक फ़ौजी की बीवी रो नहीं सकती, लेकिन मैं उसको कैसे समझाऊं कि हाँ चला गया, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए वो जगह खाली हो गई। जब बच्चों के सर पर हाथ रखती थी तो लगता था इन्हें मालूम भी नहीं है कि अब इनको अपने बाप का प्यार कभी नहीं मिलेगा। इतना बहुत नहीं था। ये आगे चलता रहा। ये लड़ाई 2 महीने तक चली, लेकिन बीच में एक झलक मुझे अपने हस्बैंड की, कैप्टन अखिलेश सक्सेना की, टीवी पर मिली। जब तोलोलिंग के बाद इनकी टुकड़ी ने वहाँ झंडा फहराया, वो एक लहर पूरे देश में भरी थी और फिर वो उम्मीद भरी थी कि अब हमें कोई नहीं रोकेगा। वो जज्बा हर हिंदुस्तानी के दिल में था
और वो शायद इन फौजियों तक पहुंच रहा था। उस समय मीडिया ने बहुत बड़ा काम किया था कि हम देशवासियों तक वो बातें पहुंच रही थीं जो फौजी कर रहे थे। फौजियों को खुद नहीं मालूम था कि उनकी बातें हम तक पहुंच रही हैं। उस समय मैं सेंटर में पढ़ाती थी, सारे बच्चे मेरे आसपास थे। टीवी दिन रात चलता था, किसी को कोई काम नहीं करना था। जो अपने अपने काम में मशरूफ़ रहते हुए सबके ध्यान, सबके कान टीवी पर रहते थे कि अब क्या हुआ है, अब क्या हादसा हुआ है, हमारा देश कहाँ तक पहुँचा। ऐसा तो नहीं किसी को और जख्मी हो गया, कोई गिर गया, किसी को खो दिया। हर वक्त ऐसा। जब मैं टीवी पर मैंने इनको देखा, इनकी टुकड़ी के साथ तोलोलिंग पीक पर उस तिरंगे के साथ, उस समय एक नया जज्बात, एक नई चीज़ उमंग के साथ में आई कि ये भगवान ने हमें चूज़ किया है। वो जो जिस अट्रैक्शन से मैं इस फौज में घुसी थी, ये वो दायित्व है, ये वो कर्तव्य है जो हमें निभाना है और हम ही निभाएंगे। मेरा हस्बैंड है, वो फ़क्र महसूस हुआ डर डर के, लेकिन वो डर को मैंने किस तरह गर्व में महसूस किया, वो धीरे धीरे टाइम से कन्वर्ट हो गया। उस दर्द की, उस गर्व की दास्तां मैंने इस बुक में लिख दी। हर एक पल मैंने इस बुक में जो भी लिखा वो जिया, वो इसमें पिरो दिया। हर भावना के साथ मेरा कैप्टन अखिलेश का जिस तरह ने उन्होंने लीड किया और वहाँ पर जो देश भक्ति में पुरोहित वो सोल्जर्स किस तरह से उन्होंने काम किया। 2-2 दिन खाना ना मिलने पर इंसान एक कमरे से दूसरे कमरे नहीं जा सकता और वो बिना खाए पिए जंग लड़ रहे थे। कहाँ से आई ये एनर्जी? सच बात तो ये है कि जब देश सामने होता है तो हम फौजियों को कुछ और नहीं दिखता। हमें वो जज्बात और वो जो एनर्जी है वो कहीं से आती है और हम वो कर गुज़रते हैं। कर गुज़रने के बाद याद आती है कि एक हाथ नहीं रहा या एक पैर नहीं रहा, कि किसी की आँख चली गई। उन फौजियों के साथ भी यही हुआ। जब जब उन्होंने अटैक किया तो उन्हें नहीं मालूम था कि उनका क्या कट गया। जब वहाँ पर इस्टेब्लिश हुए, जब उन्होंने तिरंगा फहरा दिया, तब उन्हें महसूस होता था कि कितना खून बह रहा है, किसका क्या चला गया है, किसी का हाथ, किसी का पैर, किसी का आँख, किसी के कान। और वो लौट के भी आए, आधे अधूरे, जो शहादत हो गई जिनकी, वो चले गए, लेकिन जो लौट के आए वो कहानी भी इसमें है। डिसेबल्ड सोल्जर्स की कहानी, जो बिल्कुल फिट थे, जो अपनी परम सीमा पे, जिन्होंने हमेशा अपने फिटनेस को आगे रखा, वो आज अपाहिज होके किसी के ऊपर डिपेंडेंट थे। उनकी मनोदशा कैसी थी, वो हॉस्पिटल में कैसे रहे, उन्होंने कैसे फिर उस चीज़ को सहा और कैसे अपने आप को फिर से जगाया कि मैं आगे देश के लिए क्या कर सकता हूँ। सिर्फ एक यूनिफॉर्म पहन के देश के लिए करना बहुत बड़ी बात होती है। उसके लिए बनना, उसके लिए ट्रेनिंग बनाना बहुत बड़ी बात होती है, उस ट्रेनिंग से निकलना। लेकिन मुझे लगता है हर देशवासी कर सकता है, जहाँ पर खड़ा है वहाँ से कर सकता है। सिर्फ उतना ही डिवोशन और सिंसियरिटी चाहिए उसको, जो कि एक सोल्जर में होता है। वो सरहद पे खड़ा है, आप ऑफिस में बैठे हो, आप उतनी शिद्दत से काम करो, आपकी इकोनॉमी, आपका देश, आपकी फाइनेंस तरक्की करेगा। फिर देखें कैसे किसी की हिम्मत होती है कि हमारे ऊपर अटैक कर दे। ये दोनों का कर्तव्य है। फौजी जो देश की सरहद पे खड़ा है, उसका कर्तव्य है कि वो हम सब की रक्षा करे, लेकिन जो अंदर बैठे हैं उनका कर्तव्य है कि वो फौजी की रक्षा करें, उसके परिवार की रक्षा करें। इतनी मन से काम करो अपने काम को कि आपका काम सराहनीय हो पूरे देश में। यही इसका उद्देश्य है। नेशन फर्स्ट। हम आर्मी वाइफ्स को कोई ट्रेनिंग नहीं मिलती, फिर भी हम ये जीते हैं, सहते हैं और निखर के आते हैं, क्योंकि हम देश को सबसे ऊपर रखते हैं। हमारे देश का हर युवक अगर ऐसा कर पाए तो सोचिए मंजर क्या होगा। वो बच्चे
22 साल, 21 साल, 25 साल के थे ना, जिन्होंने ये एक देश भावना की प्रेरणा जगा दी सब में। आज भी हम उन्हें याद करते हैं। विक्रम बत्रा, विजेन थापर, मतलब शादी के लायक वो बच्चे, और अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के गए। उन्होंने एक चीज़ सिखा के गए हैं, देश के लिए जियो, आपकी ज़िंदगी पूरी है। आप लंबी जियोगे कोई कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, आप छोटा जियो लेकिन गहरा जियो। मैं यही कहना चाहूँगी, और इसी मोटिवेशन के साथ, इसी प्रेरणा के साथ मैं सबको बोलती हूँ कि हर इंसान, हर देशवासी एक सिपाही है, अगर वो चाहे तो। जिस देश, जिस फील्ड में भी है, वहाँ पे करो, अपनी उतनी शिद्दत से करो जितनी शिद्दत से वो फौजी करता है। बस